नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है, इसके ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। और जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक प्रमुख माध्यम जो है वो है कृषि। जब हम एग्रीकल्चर की बात करें या कृषि की बात करें, तो गांवों के मुख्यतः लोग कृषि में अपना योगदान देते हैं। और जब हम अर्थव्यवस्था के लेवल की बात करें, तो कृषि में आप देखेंगे कि जीडीपी में लगभग 27 से 28% का योगदान एग्रीकल्चर से जाता है, यानी कि कृषि से जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेबर फोर्स की कि कितने लोग इसके अंदर अपना योगदान देते हैं, तो आप देखेंगे लगभग 45% जनसंख्या भारत की जो है कृषि में अपना योगदान देती है। तो आप कह सकते हैं कि कृषि एक बहुत ही मुख्य आयाम है हमारी अर्थव्यवस्था का, और इसका विकास हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। जब हम बाकी क्षेत्रों की बात करें, तो हमने देखा कि बजट में हमारे सामने आंकड़े आए और उसके अंदर देखा कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। जब अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है तो ऐसा क्यों है कि हम आर्टिकल देख रहे हैं चेंजिंग द गियर्स टू ग्रो। जब गाड़ी अच्छी चल रही है तो आपको गियर चेंज करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गाड़ी अगर अच्छी स्पीड से चल रही है और आप सही टाइम पे इसका गियर बदलते हैं, तो ये और ज्यादा अच्छे तरीके से चल सकती है। तो जब हम बात कर रहे हैं बाकी क्षेत्रों की, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, विनिर्माण है, सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, तो वो अच्छा कर रही हैं। विनिर्माण में भी हम लोग 17-18% के आसपास है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े। लेकिन जब हम बात कृषि की करते हैं, तो कृषि में हमने नहीं देखा है कि काफी पिछले कुछ सालों से इसके स्ट्रक्चर में कोई रिफॉर्म किए गए हो, इसके बुनियादी ढांचे में कोई रिफॉर्म किए गए हो। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कृषि से रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग देखते रहें और कोशिश करें कि इसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाएगा। अभी रिसेंटली बजट आया और उसके अलावा अभी जनरल इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो सारे सेक्टर जो है इकोनॉमी के, उनके बारे में चर्चा की जा रही है और हम लोग कृषि के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, जिसका टाइटल है चेंजिंग द गियर्स टू ग्रो। फॉर स्टार्टर्स, गवर्नमेंट शुड कंबाइन मनरेगा विथ प्रधानमंत्री आवास योजना इन रूरल एरियाज। तो मोस्टली हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे दो चीजों की, एक तो कृषि की, दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे कि इनके विकास के लिए हमें क्या करना होगा। उनमें से एक चीज है, ऑथर ने सजेस्ट किया कि मनरेगा को और पीएम आवास योजना को आप कंबाइन कर सकते हैं। वो देखेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पहले तो खबरों में क्यों है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस आते हैं तो नो डाउट डिस्कोर्सेज में सारी चीजें आ जाती है, हम लोग उन पर चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। बाकी क्षेत्रों के साथ साथ हम लोग कृषि के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, ग्रामीण विकास के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा, हम लोग आगे देखेंगे कि लेखक का क्या दृष्टिकोण है। आपके सामने ये आर्टिकल है, इस ये आर्टिकल को लिखा है अशोक गुलाटी जी ने, और इनकी साथ इन्होंने रितिका जुनेजा के साथ मिलकर के ये आर्टिकल लिखा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अशोक गुलाटी की, तो कृषि के क्षेत्र में इनकी एक अहम भूमिका रही है। इन्होंने काफी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। जब भी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो इनके आर्टिकल्स मुख्य तौर पे पढ़े जाते हैं। इस आर्टिकल में काफी सारा डेटा होता है, काफी सारे आंकड़े जो है आपके सामने रखे जाते हैं। लेकिन इन आंकड़ों से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंकड़े आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप अपना मेंस का आंसर लिख रहे हैं और उसके अंदर अगर आप एक आंकड़ा डाल देते हैं, इंट्रोडक्शन में अगर आप एक नंबर डाल देते हैं और बोलते हैं ऐसा अशोक गुलाटी जी ने कहा है, तो डेफिनेटली आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा वहां पे। ठीक है, अगर आप इन आंकड़ों से दोस्ती कर लेते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। लेकिन बात यह है कि कौन से आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कुछ आंकड़े हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि मैंने अलग से इसमें निकाल दिए हैं, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका मेंस में कृषि से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल आता है और आप अशोक गुलाटी को मेंशन करते हैं, तो आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पहले हम देखेंगे कि इनका क्या दृष्टिकोण है, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, इसके सारे पैराग्राफ की समीक्षा करेंगे। उसके बाद मोदी और यूपीए सरकार की तुलना, अब यहाँ पे हम लोग वो आंकड़े सारे डिस्कस करेंगे। और इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने इनिशियली यहाँ पे ये सारी तुलनाएं करी है। ठीक है, उसके बाद कृषि क्षेत्र की चुनौतियां, ये हम लोग पूरे आर्टिकल के दौरान देखते रहेंगे कि क्या क्या चुनौतियां है, और फिर एक अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि ये खबरों में क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि संसदीय चुनाव आने वाले हैं, तो कोई पार्टीज हैं जो अपना कुछ मुद्दा लेके आगे बढ़ रही है, कोई पार्टी है जो कुछ अलग मुद्दा लेके आगे बढ़ रही है। जब हम ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन जो है बोल रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। और जब हम लोग रूलिंग पार्टी की बात करते हैं, तो रूलिंग पार्टी कह रही है कि हमारे लिए तो सिर्फ चार ही कास्ट है। एक है किसान, एक है महिला है, एक है युवा, और चौथी है गरीब।
हमें चाहिए कि हम इन 4 जातियों की समीक्षा करें और इनके विकास के लिए काम करें। वहीं पे पीएम मोदी जो है वो अपना एक वचन है राम राज्य का, वो सामने रखे हैं। यहाँ राम राज्य से उनका मतलब है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबको साथ लेकर के एक सतत विकास की ओर जाना। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो डिस्कशन में आ रही है, इसकी वजह से ये आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जहां विपक्षी दल जाति जनगणना के वादों पर अड़े हुए हैं, वहीं पीएम मोदी समावेशी और सतत विकास मॉडल जो कि राम राज्य के वादे पर सवार है। और ये हर बार होता है इलेक्शंस पे, हर पार्टी एक अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखती है जिसके ऊपर वो चुनाव जीतना चाहती है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आते हैं अपने डिस्कशन पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बता दिया गया है कि इलेक्शंस वगैरह है, इसलिए ये सारी बातें की जा रही है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विकसित भारत, विकसित भारत एट 2047। आजादी के 100 साल के बाद हमको अपने देश को एक विकसित देश के सामने रखना है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री बन करके हमें सामने आना है। तो उसके लिए काफी सारी चीजें करनी होगी, और प्रधानमंत्री का मानना है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, या फिर आप यूं कहें कि समावेशी डेवलपमेंट, समावेशी और सतत विकास। सतत विकास का मतलब आप यहां कह सकते हैं सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पे वो बेसिकली इस टर्म को यूज करते हैं राम राज्य। ठीक है, इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें की गई है जहां पे बोला गया है कि पोस्ट कोविड, जब हमारे कोविड महामारी आती है, कोविड के बाद में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये बात लाजमी हमने देखा है कि हमने सही वक्त पे लॉकडाउन लगा दिया था, उसकी वजह से जो कैजुअलिटीज होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई थी। जब हम लोग पूरे विश्व स्तर की बात करते हैं तो कोविड के इफेक्ट से आज भी काफी देश बाहर नहीं आ पाए हैं। जब हम विकास की दर की बात करें, जीडीपी की बात करते हैं, तो ग्लोबल जीडीपी की अगर हम बात करें तो आज की डेट में लगभग 3% के आसपास कहीं होंगे, 2 से 3% के आसपास। और जब हम इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया अभी पिछले कोविड के बाद से लगभग 7% और उससे ज्यादा की दर से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोविड का हमने काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है कि इंडिया विल रजिस्टर ग्रोथ ऑफ मोर देन 7% आगे आने वाले सालों में भी। 2024 के साल में, 2025 के साल में भी हमारी ग्रोथ की जो रेट होगी वो 7% होगी, ऐसा बजट में भी कहा गया है। ऐसा इंडियन इकोनॉमी रिव्यू के लिए एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे ये कहा जा रहा है कि जहां बात हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट की करते हैं, बात हम समावेशी डेवलपमेंट की, समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें और करने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं समावेशी विकास की, इसका मतलब है हम सारे सेक्टर्स को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो यहाँ पे काफी चुनौतियां देखने को मिलती है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के हम लोग आंकड़े देखेंगे तो हमें लगेगा कि किसी टाइम पे ये सेक्टर 4% की रेट से ग्रो करता था, और आज की डेट में ये लगभग 1.8% की रेट से ग्रो कर रहा है, मतलब इसके विकास की दर में कमी आई है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं कोविड की, तो एक रिवर्स माइग्रेशन हुआ। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब, माइग्रेशन का मतलब होता है कि लोग गांवों से शहरों की तरफ जाते हैं, ये अर्बन माइग्रेशन है। लोग गांवों से शहरों की तरफ जाते हैं रोजगार के लिए। ठीक है, लेकिन जब कोविड हुआ तो सारी इकोनॉमिक व्यवस्थाएं ठप होने की वजह से लोग शहरों से वापस गांवों की तरफ आने लगे, और गांवों की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होने लगी। जाहिर सी बात है, लोग जब बाहर से वापस गांव में आएंगे तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, और लोगों ने फिर से आकर के एग्रीकल्चर में काम करना स्टार्ट किया, खेतों में काम करना स्टार्ट किया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब बाहर से लोग आपके खेत में आपके काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक टर्म सामने आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, या फिर आप यूं कैसे हैं, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मान लीजिए कि एक खेत है जिसके ऊपर पहले एक घर के 4 व्यक्ति जो है काम करते थे, ए, बी और सी, डी। अब इन 4 व्यक्तियों के 3-4 बेटे थे जो कि बाहर काम करते थे किसी शहर में, लेकिन कोविड की वजह से वो लोग भी यहाँ आ गए, और कोई तो जरिया था नहीं इनकम का, तो उन 4 लोगों ने, 3 लोगों ने आ करके इसी खेत पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब कुल मिला के इस खेत से जो आवक है वो तो लिमिटेड है। मान लीजिए इस खेत से अगर कोई किसान 50,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, पहले ये 4 लोगों में बंटता था, अब ये 7 लोगों में बटेगा। तो कुल मिला के
आपको लग रहा है कि वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम तो नहीं कर रहे हैं, आउटपुट में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसा हमें देखने को मिला कोविड के बाद से। तो एग्रीकल्चर में ये समस्या और बढ़ गई कि इसका आउटपुट जो था वो नहीं बढ़ा, लेकिन भागीदार काफी बढ़ गए। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो इसमें कोई ज्यादा बड़े सुधार नहीं आए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा है कि फर्टिलाइजर वगैरह की सब्सिडी बहुत दी जाती है, तो मतलब गवर्नमेंट पैसा तो खर्च कर रही है, लेकिन सही जगह पे नहीं कर रही है। तो शायद इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह दीजिए। और गवर्नमेंट ने अभी कुछ वक्त पहले, आपको पता होगा कि फर्टिलाइजर की प्राइसेस पे, या फिर यूं कहें कि कंपनियों के मार्जिन पे, प्रॉफिट पे, उनके लाभ पे एक सीमा लगा दी है कि आप इससे ज्यादा लाभ नहीं कमा सकते। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा कि एक भारत ब्रांड करके फर्टिलाइजर भी सामने आए हैं, भारत यूरिया जैसे कुछ ब्रांड हमारे सामने आए। तो मतलब सरकार इस फ्रंट पे भी काफी कुछ कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बार कि यूपीए और एनडीए के बीच में जो कुछ आंकड़े हैं वो हम लोग डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जब हम बात करते हैं जीडीपी की, तो यूपीए की टर्म में ये जीडीपी की जो वृद्धि की दर थी 10 सालों की, वो लगभग 6.8% थी, जो कि एनडीए के टर्म में लगभग 5.9% के आसपास हो गई है। यहाँ पे हम लोग 10 साल के एवरेज की बात कर रहे हैं जीडीपी की ग्रोथ की। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि नो डाउट इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन वाजिब सी बात है कि कोविड के टाइम पे हमारी सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, उसकी वजह से प्रभाव पड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हम आज के हाल के कुछ सालों की बात करें, या फिर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात कर ले, या 24 की बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि अब ये 7% या फिर उससे ज्यादा की दर से बढ़ेगी। मतलब इकोनॉमी अच्छा कर रही है इस फ्रंट पे। फिर हम बात करते हैं सीपीआई, मुद्रास्फीति की, या फिर आप कहें कि इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन की बात करें तो यूपीए के टाइम पे ये इन्फ्लेशन लगभग 8.1% थी, जो कि कम होकर के अब 5.1% के आसपास आ गई है। फिर भी हमें इस फ्रंट पे काफी काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो आरबीआई का टारगेट रहता है 4 ± 2%, मतलब कि 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए, जो कि फिलहाल अभी 5.1% है, जो कि सही है। ठीक है, फिर बहुआयामी एमपीआई या गरीबी की बात करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें अगर, तो पहले लगभग 29% लोग जो है इस गरीबी का शिकार हुआ करते थे। अब लगभग 11% लोग हैं जो इस गरीबी की रेखा के नीचे है। ठीक है, तो इस मामले में भी ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। बेरोजगारी दर में 6% से घट करके 3.2% हो गई है। ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स की जो आपकी एक सर्वे आता है उसकी रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा अगर हम लोग आईएलओ की बात करें, आईएलओ की रिपोर्ट कहती है कि ये लगभग 7% के आसपास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों के काउंट करने का तरीका अलग है, दोनों की गणना करने का तरीका अलग है। ठीक है, समावेशी और सतत विकास के लिए आगे की क्या रणनीति रहेगी? तो आगे की रणनीति हमारी कुछ इस तरीके की रहनी चाहिए, वो हम लोग आगे देखते हैं फिलहाल। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि अंतरिम केंद्रीय बजट के अंदर फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे की जो बात की गई है, हमारा टारगेट था लगभग 5.8% का, लेकिन वो टारगेट हमने अचीव कर लिया और अभी हम लोग लगभग 5 पॉइंट, हमारा टारगेट जो था वो 5.9 था, लेकिन इस साल की जब हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा 5.8% के आसपास रहा है। और अगले साल के लिए हमारा टारगेट है 5.1%। अगले साल हम लोग चाहते हैं कि राजकोषीय घाटा 5.1% के आसपास रहे। और अगर हम लोग एफआरबीएम एक्ट की बात करें तो 2025-26 तक ये 4.5% के आसपास हो जाना चाहिए, 4.5% के आसपास पहुंचना चाहिए। ये कुछ ऐसी आंकड़े हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई है ये आपको याद रखने की जरूरी है, आप इनको याद कर सकते हैं, इनको कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पुराने डेटा याद ना हो तो आप एटलीस्ट ये याद कर लीजिएगा जो अभी के बारे में बात की गई है, जैसे कि एक तो 7% की दर से ग्रो किया जाएगा, और आने वाले साल के लिए फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा हमने डिसाइड किया है वो 5.1% रखा है। और एफआरबीएम एक्ट की बात करें उसके हिसाब से जो हमारा टारगेट है वो 4.5% है 25-26 तक। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रख सकते हैं। बेरोजगारी की दर की आप यहाँ पे एक नंबर याद कर सकते हैं, 3.2%। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही दी है। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे। तो यहाँ पे ये कुछ आंकड़े थे जो डिस्कस किए गए, जो हमने भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, रिवर्स माइग्रेशन के बारे में बात कर चुका हूँ, कोविड के टाइम पे कैसे रिवर्स माइग्रेशन हुआ था। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी है, कि आगे सतत विकास के लिए हमें क्या करना है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये गई है कि आपको सबको साथ लेके चलना होगा। एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी आपको काम करना होगा,
और उसके अलावा एक काम करना है, वो है कि राजकोषीय घाटे को आपको अपनी सीमा के अंदर रखना है। हमने इसके बारे में बात की है, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम लोग इसको 5.1% ले आएंगे, मतलब कम करेंगे, ठीक है, और आने वाले सालों में इसको 4.5% ले आना है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एफआरबीएम एक्ट की, तो उसका फाइनल जो टारगेट है, फाइनल टारगेट एफआरबीएम का है 3%। ये लिमिट तय की गई है कि सरकार का राजकोषीय घाटा 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा अंतिम उद्देश्य है, जहां तक जाकर के हमको रुकना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जरूरी होगा कि हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि हम लोग अपना कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं सब्सिडीज वगैरह पे, ठीक है, और मुख्य तौर पर ये सब्सिडी कहाँ दी जाती है? मुख्य तौर पर ये सब्सिडी आप देखें तो एक फर्टिलाइजर को दी जाती है, ठीक है, इसके अलावा फूड सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो कुछ व्यय जो है मनरेगा पे भी किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ है चीजें। इसके अलावा एक और है पीएम किसान, जिसपे हमारा काफी सारा पैसा खर्च होता है। अब यहाँ पे ऑथर का कहना है कि आप जो यहाँ पैसा खर्च कर रहे हो उसको आप नियमित रूप से करें, मतलब आप इसको एक युक्तिपूर्वक तरीके से करें, ऑप्टिमल तरीके से कर सकते हैं आप इसको। लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या करना होगा कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स से पैसा खर्च करना होगा, जो बुनियादी ढांचा है उसको बदलने के लिए पैसा खर्च करना होगा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसको बदलने के लिए आपको, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को कृषि में लाने के लिए आपको पैसा खर्च करना होगा। फिलहाल आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि मनरेगा और पीएम किसान, सॉरी, मनरेगा और पीएम आवास, आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना थी, मनरेगा और पीएम आवास को आप एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पीएम आवास में क्या है, पीएम आवास में आपको घर बनाने हैं, ठीक है, और मनरेगा का क्या काम है कि आपको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा गांवों के अंदर कुछ ऐसा कच्चा या पक्का कंस्ट्रक्शन दे करके। तो यहाँ पे आप इन दोनों स्कीम्स को साथ कर सकते हैं और यहाँ जो पैसा खर्च हो रहा है उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बात की गई, जब हम लोग पीएम आवास की बात करते हैं तो पीएम आवास के अंदर 70% जो घर दिए गए हैं वो महिलाओं के नाम पे रजिस्टर किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेलफेयर स्कीम के साथ कैसे महिला सशक्तिकरण भी किया गया है। देखिए पीएम आवास का उद्देश्य क्या है, लोगों को घर देना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लोगों को घर देना, रहने के लिए उनको घर देना, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने महिला सशक्तिकरण का भी काम किया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि अच्छी बात है, सराहनीय बात है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस की। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं फिशरीज वगैरह की, मछली पालन वगैरह की, तो फिशरीज और डेयरी सेक्टर, इनके आउटपुट में या फिर ऐसा कहें कि बजट के अंदर इनको जो पैसा दिया गया है उसको बढ़ाया गया है, ठीक है, जो कि एक एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं कि किसानों की इनकम बढ़े तो हमें ऐसा करना होगा कि कृषि के साथ साथ आसपास के जो कृषि से जुड़ी हुई क्षेत्र है उनके अंदर भी हम लोग डेवलपमेंट करें, उनके अंदर भी हम लोग चीजें जो है ठीक करें। तो यहाँ पे ये भी एक चीज है जो फिशरीज और डेयरी सेक्टर में की गई है। तो मोस्टली इस आर्टिकल के अंदर यही सब बातें की गई है कि आप कैसे डेयरी सेक्टर को, कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि को कैसे सुदृढ़ बनाएंगे, ठीक है, और कैसे ग्रामीण विकास के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं उनको कन्वर्ज करने की बात की गई है कि 2 या 3 स्कीम्स जो चल रही है उनको मिला करके एक साथ लेके जाने की बात करें, जैसे पीएम आवास को और मनरेगा को साथ कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस की। मोस्टली हमारा उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ ये है कि हम लोग किसी भी तरीके से जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसको युक्तिपूर्वक तरीके से पैसा खर्च करें, सही जगह पे पैसा खर्च किया जाए और सारे सेक्टर्स को एक साथ लेकर के चले, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीजों की बात की गई है, वो मोस्टली आपकी ये है कि स्कीम्स को आपको कन्वर्ज करना है, स्कीम्स को एक साथ लेकर के चलना है, 2-3-4 स्कीम्स साथ जो चल रही है उनके उद्देश्य को मिला करके चलना है, ठीक है। दूसरा बात किया गया है कि आपको यहाँ पे यूं कहें समावेशी विकास की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर आप यूं कहें कि सतत विकास की बात की गई। जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी वगैरह की तो यहाँ पे सतत विकास के बारे में बात की गई है। इन्वायरमेंट को लेकर के हमने क्लाइमेट चेंज वगैरह जैसी चीजें बहुत बार डिस्कस की है और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यूज करें, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई है। मोटे मोटे तौर पे हमने इसको पूरी तरीके से देख लिया है। इसके अलावा जो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे सारा
समाहित कर लिया, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं और इससे ज्यादा आपको डेटा याद रखने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई चुनौतियां, तो मैंने आपको बताया कि इसकी वृद्धि की दर 4% से कम होकर के 1.8% हो गई थी। कोविड के दौरान यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था, जिसकी वजह से हिस्सेदारी जो है, लोगों की हिस्सेदारी इसमें बढ़कर 45% हो गई, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि लगभग 45% जनसंख्या जो है कृषि से जुड़ी हुई है। इसके अलावा खेती और गैर कृषि ग्रामीण परिचालन में वास्तविक मजदूरी में मामूली कमी आई है। आप यूं कह सकते हैं कि इनकम में यहाँ पे कमी आई है, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक प्रचंड बेरोजगारी का इशू सामने आता है। जब माइग्रेशन होता है तो जो भी इनकम जनरेट होती है उसमें हिस्सेदार बढ़ चुके हैं, ठीक है, और आउटपुट में ज्यादा वृद्धि हुई नहीं है, तो इसकी वजह से इनकी मजदूरी में या फिर यूं कहें कि इनकम में कमी आई है। जबकि हमारा उद्देश्य हमेशा से ये है कि हम लोग किसानों की इनकम को बढ़ाएं, ठीक है। तो ये कुछ चुनौतियां थी कृषि सेक्टर की, जिसमें हमने बात की कि इनको कैसे दूर किया जा सकता है। और अब हम देख लेते हैं एक आपके लिए अभ्यास प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ था? 2022-23 की बात की जा रही है और बोल रहा है कि कार्यशील जनसंख्या यानी कि वर्कफोर्स का कितना प्रतिशत लोग जो है कृषि में काम कर रहे थे। ऑप्शन है आपके 29.2, 31.5, 45.8 और 18%। आपको ये सवाल अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।